आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की हाइलाइट्स। कतर की मिट्टी में दफन हुए इस्माइल हानिया, हमास ने किया बदले का ऐलान, हिजबुल्लाह ने की रॉकेटों की बौछार, टॉप कमांडर्स को बेरूत से सेफ जगह भेजा, इजरायलियों के वतन छोड़ने की खबर, साइप्रस ने बंद किया एयर स्पेस, पाकिस्तान में बंद हुआ शिया सुन्नी के बीच कत्ल गारत, नाइजीरिया में 13 प्रोटेस्टर्स की मौत, सरकार के खिलाफ सड़क पर आवाम, जर्मनी ने लगाया चीन पर जासूसी का इल्जाम और रूस अमेरिका में सोवियत संघ टूटने के बाद के दौर में हुई सबसे बड़ी डील। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज 2 अगस्त 2024 है और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से, लेकिन याद रखिएगा मिडिल ईस्ट की, गजा की, इजराइल की, लेबनान की, यमन की तमाम खबरें जो हैं वो आखिर में हैं जो लाइव आपके लिए पढ़ूंगा। लिहाजा अभी ये डिटेल रिपोर्ट्स देखिए। अमेरिका और रूस के बीच कैदियों की एक बड़ी अदला बदली की डील पूरी हो गई है। ये तारीखी डील है। इसके तहत 7 ममालिक से 24 लोगों को रिहा किया गया है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद के दौर में कैदियों की ये सबसे बड़ी अदला बदली है। इसमें जर्मनी का अहम रोल रहा है। रिहा होने वालों में अमेरिकी रूसी जर्नलिस्ट इवान गर्शिकोविच हैं। इनका नाम अगर आप जाकर गूगल करेंगे तो इनके नाम से आप समझेंगे इनका आज़ाद होना कितनी बड़ी बात है। उनके साथी हैं पॉल वेहलान और पुतिन के मुखालिफ माने जाने वाले व्लादिमीर कारामुर्जा भी रिहा होने वालों में शामिल हैं। ये लोग जुमेरात को आधी रात से पहले अमेरिका पहुंचे। अब जरा समझिए कि इस्तकबाल करने लिए कौन आया। खुद अमेरिकी सदर जो बाइडेन इस्तकबाल करने पहुंचे इन लोगों का और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस उनके साथ मौजूद थी। अब इस समझ रहे हैं इसका लेवल क्या है। कैदियों की अदला बदली ऐसी वक्त में हुई है जब रूस और अमेरिका के रिश्ते कोल्ड वॉर के बाद सबसे खराब दौर में हैं। रिहा हुए कैदियों में एक रूसी कातिल समेत जर्नलिस्ट, जासूस, पॉलिटिकल कैदी और दूसरे लोग शामिल हैं। बाइडेन इस अदला बदली का क्रेडिट लेते हुए इसे अपनी डिप्लोमेटिक जीत बता रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ इम्बैलेंस भी दिख रहा है। अमेरिका और उसके दोस्त ममालिक ने जिन कैदियों को रिहा किया है वो बड़े जुर्मों के मुजरिम या फिर मुल्जिम हैं, आरोपी हैं, जबकि रूस की कैद से छूटे लोगों में जर्नलिस्ट हैं, बागी कारकुन हैं और ऐसे कैदी हैं जिन्हें रूस में सियासी वजहों से कैद में लिया गया था। कुल मिलाकर सही से देखें तो इस डील में रूस का भारीपन साफ नजर आ रहा है। बात करते हैं चीन पर लगे जासूसी के इल्जाम की। जर्मनी ने हालिया सालों में मुल्क की सबसे अहम सरकारी एजेंसियों पर हुए साइबर अटैक्स के तार को चीन से जोड़ दिया है। इस मामले की खुफिया जांच कराने के बाद चीनी एम्बेसडर को तलब किया गया जर्मनी में। चीन ने तमाम इल्जामों को नकार दिया। जर्मनी ने चीन के एम्बेसडर को 2021 में हुए साइबर हमले के अटैक के मामले में समन किया। जर्मन ऑफिशियल्स ने बताया कि चीन सरकार के लिए काम करने वाले लोगों के किए इस हमले का निशाना जर्मनी की सरकारी मैप एजेंसी थी। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि खुफिया एजेंसियों की जांच में यह पता चला है कि इस साइबर अटैक के पीछे चीनी हुकूमत के लोग थे और यह हमला जासूसी मकसदों से किया गया था। जांच में पता चला है कि एजेंसी के एक नेटवर्क तक सेंधमारी हो गई थी। हालांकि अब नेटवर्क की कमियों को दुरुस्त करके एजेंसी में सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत किया गया है। हालांकि उधर चीन ने जर्मनी के इन सब इल्जामों को गलत और झूठा करार दिया है। बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खां में आज जजों के काफिले पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। इस इलाके में अफरा तफरी मच गई। हमले के दौरान 2 पुलिस एहलकार की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा सूबे के डेरा इस्माइल खान में ड्यूटी के बाद जजों का काफिला जब अपने घरों की तरफ जा रहा था तो चाक चौबंद सिक्योरिटी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद हथियारबंद दहशतगर्दों ने प्लानिंग के साथ हमला कर दिया। अब तक की अपडेट्स के मुताबिक सभी जज महफूज हैं, मगर 2 पुलिस एहलकार मारे गए हैं। खबर एक और है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के कुर्रम जिले में शिया और सुन्नियों के बीच जारी खून खराबा फिलहाल थम गया है। ये अच्छी बात है। शिया और सुन्नी गुटों के बीच अमन कायम करने का मुआहिदा हुआ है, लिखित में हुआ है। इससे पहले हुए ताज़ा झगड़ों में कम से कम 49 लोगों की मौत हो गई और 225 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। जिरगा के लीडर्स की मुदाखलत के बाद
अफगानिस्तान की सरहद से लगे खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कुर्रम जिले में झड़पें बंद हो गई। ये वही झड़पें थी जिन्हें आप पारा चिनार में जारी जो मसले थे उस नाम से जान रहे थे, देख रहे थे। जो समझौता हुआ है उसमें शर्त रखी गई है कि जो भी दोबारा झगड़ा शुरू करेगा उस ग्रुप को 12 करोड़ रुपए तक का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। जुर्माना इतना बड़ा रखा गया है ताकि लोग झगड़ा ना करें। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक पिछले हफ्ते बोशहरा और माली खेल ट्राइब्स के बीच हथियारबंद झड़पें हुई थी। दोनों तरफ से एक दूसरे को निशाना बनाने के लिए भारी तोपखाने और रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि ये दुश्मनी पड़ोसी इलाकों में भी फैल गई और जल्द ही इसने मजहबी रंग ले लिया। जल्द ही बाहरी लोग भी दंगों में शामिल हो गए। हमेशा दंगों में बाहरी लोग आते हैं। दिल्ली में दंगे हों या पाकिस्तान में दंगे हों, वो बाहरी लोग होते हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। बाहरी लोग शामिल हो गए। इससे पीवर, तांगी, बालिश खेल, खार कलाए, मकबल, कुंज अलीजई, पारा चमकनी और करमान समेत पड़ोसी गांवों में दंगे फैल गए। इसके बाद जो मेन पार चिनार रोड है उस पर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। इससे सैकड़ों लोग फंस गए। नुकसान भी हुआ व्यापारियों का। इतना बड़ा बवाल और कत्लो गारत जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए हुआ। कुर्रम जिले में खून खराबे की ये इंसिडेंट्स आम बातें हैं। पिछले साल इसी तरह की झड़पों में कम से कम 25 लोगों की जान चली गई थी। फिलहाल कुर्रम में अमन कायम हो गया है। जो कब तक कायम रहेगा ये कोई नहीं जानता। बात अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया की। चूंकि दुनिया भर की खबरें तो सबकी खबर होनी चाहिए। नाइजीरिया में मईशी हालात बहुत ख़राब हैं। इकनॉमी गर्क है। गुर्बत बढ़ती जा रही है। लोगों के पास रोटी तक की रकम नहीं। हुकूमत के खिलाफ आवाम सड़कों पर उतर गई है। बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इनमें कम से कम 13 प्रोटेस्टर्स के मारे जाने की खबर आई है। इन प्रोटेस्ट ने कई सूबों में वायलेंट शक्ल इख्तियार कर ली। कई जगह फसाद होने के बाद बहुत से इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। अफसरान ने बम धमाके में 4 लोगों के मारे जाने की इत्तला दी है और कहा है कि पूरे मुल्क में सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है। साथियों, अब एक खबर इंग्लैंड से। 3 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड के साउथपोर्ट शहर में 3 बच्चों का चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद इलाके के मुसलमानों की प्रॉपर्टी और मस्जिदों को अंग्रेज उग्रवादियों के एक ग्रुप ने आग लगा दी थी और 22 पुलिस वालों को भी इन लोगों ने जख्मी कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि कत्ल करने वाला लड़का अफ्रीकन नाबालिग था और वो मुसलमान भी नहीं था। अब इंग्लैंड की कोर्ट ने भी इसकी ऐसी ही शिनाख्त की है और इस शिनाख्त को पब्लिक कर दिया है। ये उस लड़के का फोटो है जो वहां जारी हो गया है, इसलिए हम यहां भी दिखा रहे हैं। साउथपोर्ट में मंडे को एक हमला हुआ। उसके थोड़ी देर बाद 17 साल के मुलजिम उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम एक्सेल मुगनवा रुदा कुबाना है। लग रहा है कहीं से मुस्लिम नाम नहीं। इसकी पैदाइश वेल्स में हुई थी और ये लंकाशायर के बैक्स गांव का रहने वाला है। ये लड़का एक ईसाई है और इसी महीने की 7 अगस्त को 18 साल का हो रहा है। फिलहाल इसे मुसलमान मानकर मुसलमानों की प्रॉपर्टी को आग लगाई गई थी। ये मुसलमानों से नफरत करने वाले लोग कहीं भी हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। टॉप कमांडर फौज शुक्र के मारे जाने से भड़के हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दर्जनों रॉकेट से हमले किए। इजराइल की फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की और साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला किया। इजराइल ने लेबनान की दारुल हुकूमत बेरूत में मंगल के रोज हमला कर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फौज शुक्र को मार दिया था। अपने कमांडर की मौत के बाद से हिजबुल्लाह का पारा हाई है और वो लगातार इजरायली इलाकों को बड़े हमलों से दहलाने की वार्निंग दे रहा है। अब खबरें स्क्रीन से। तो आज दोहा में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया को खिराज अकीदत पेश की गई। उन्हें दफन कर दिया गया। उनकी आखिरी रस्मात अदा की गई और इसमें हज़ारों लाखों लोग जमा हुए और उनकी नमाज जनाजा यहाँ भी जब पढ़ी गई उसमें हमास के लीडर्स, इस्लामिक जिहाद के लीडर और भी बहुत सी दुनिया से आए हुए लोग शामिल हुए और यही कहा गया कि उनका खून रायगा नहीं जाएगा। ये एक तस्वीर है जो बताया जा रहा है कि इस्माइल हानिया की कब्र है। ये दावा किया जा रहा है उनकी कब्र की तस्वीरें दुनिया से लोग जाते हैं तो फिर बस ऐसे ही रह जाते हैं। हम आप सब लोग ऐसे ही बस ये एक निशानी रह जाएगी। खैर, बढ़ते हैं आगे। टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन देख लेते हैं। हिजबुल्लाह सेड मूविंग
stop staff military supplies from Beirut for fear of Israeli strike. इज़राइल का अखबार अपनी शेखी भगाड़ते हुए कह रहा है कि इजरायली हमलोग, लेकिन ये सही है, इजराइल कहीं भी जा रहा है, जहां जा रहा है हमला कर रहा है, यमन में, ईरान में, बेरूत में, सीरिया में, जहां जी चाहे वो हमला कर रहा है। कौन रोक पा रहा है? कोई नहीं। तो द टाइम्स जो हकीकत है सो सुनना सीखिए। हकीकत तारीफ नहीं होती है, हकीकत आपको ये समझाना होता है कि मुंह मत मोड़िए उस सच्चाई से जिसका आपको सामना करना चाहिए, वरना झूठी तारीफ तो कोई भी कर सकता है और लोग कर रहे हैं, सिर्फ आपके जज्बातों से खेल रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा है कि हिजबुल्ला अपने टॉप स्टाफ को, अपने टॉप लीडर्स को बेरूत से शिफ्ट कर रहा है और अपनी मिलिट्री सप्लाईज, जो भी उसका गोला बारूद, आर्म्स, एम्युनिशन, सब हटा रहा है बेरूत से, क्योंकि उसे डर है कि फिर से हम इजराइल उस पर हमला ना कर दें। अच्छा, तुर्की की एम्बेसी है तेल अवीव में, उन्होंने वहाँ अपना आधा झंडा झुका दिया, क्योंकि इस्माइल हानिया के गम में, उनके कत्ल के खिलाफ और उनके सम्मान में, उनकी रिस्पेक्ट में आधा झंडा झुका दिया तुर्की के एम्बेसी ने। तो तुर्की के एनवॉय को समन कर लिया इजरायली हुकूमत ने कि ये बताओ कि तुमने ये झंडा क्यों झुकाया, वो भी इस्माइल हानिया के लिए। ये सब कुछ हो रहा है तो बता देना चाहिए। ये एक वीडियो है, करंट रिपोर्ट ने इसे शेयर करके दावा किया है कि ये इजराइल के एयरपोर्ट्स पर कतारें हैं उन लोगों की जो इजराइल को छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अभी ये लग रहा है कि माहौल ठीक नहीं है और तेल अवीव पर या इजराइल पर कभी भी ईरान और बाकी रेजिस्टेंस फोर्सेस, यमन और लेबनान मिलकर हमला कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये भी बताना चाहिए कि आम दिनों में वहाँ क्या ये भीड़ नहीं होती, और ये लोग क्या इजरायली बाशिंदे हैं या इजराइल में दूसरे ममालिक के वो लोग हैं जिनकी गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी करके ये कहा है कि फ़ौरन आ जाइए, और फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई हैं कितनी। तो एक तस्वीर ये है, और तस्वीर के अलावा क्वेश्चन कुछ और भी हो सकते हैं। साइप्रस ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, ये ब्रेकिंग खबर है। साइप्रस ने वहाँ के टाइम के मुताबिक शाम 5 बजे अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि ईरानियन ड्रोन, ईरानियन मिसाइल्स कभी भी आ सकते हैं, जिससे उसके एयर स्पेस में उड़ रहे जहाज़ों को नुकसान हो सकता है। याद रखिए कि ईरान के एयरपोर्ट्स, साइप्रस के एयरपोर्ट्स को पहले भी यमन और बाकी जगह के हमलों के लिए इस्तेमाल करने की खबर आ चुकी है। लिहाजा अगर डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़ रही होंगी तो फिर ये फाइटर जेट्स भी नहीं उड़ पाएंगे, अगर ज़्यादा उड़ाने पड़े हमले करने के लिए, जवाब देने के लिए, या फिर उन्हें दूसरे लोगों से ख़तरा हो सकता है। इजराइल ने सैटेलाइट फ़ोन्स जारी कर दिए हैं गवर्नमेंट को। उन्हें लगता है कि अगर फ़ोन लोगों के पास, मोबाइल फ़ोन होंगे, हो सकता है उनकी लोकेशन ट्रेस करके उन्हें मारना आसान हो जाए ईरान या बाकी लोगों के लिए। ये कुछ डर आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा, ऐसी कुछ खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। फिलहाल तो ये कुछ खबरें थीं जो मैंने आपको दे दी। फ्रांस ने भी जो है अपने नागरिकों को वापस बुला लिया है ईरान से कि भाई आ जाओ, और माहौल बड़ा ख़राब है, तुम्हारे लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं है। एक खबर और ये है इससे पहले कि रेजिस्टेंस फाइटर्स जो हैं वो देर इज़ोर इलाका जो सीरिया में है, वहाँ से जो है पूरे अलर्ट पर हैं और तमाम अपने मेंबर्स को उन्होंने वापस बुलाया है कि छुट्टियाँ जो गए हुए हैं, कहीं भी गए हैं, वो वापस आएँ, क्योंकि इन सब को लग रहा है कि एक बड़ी लड़ाई हो सकती है और आज ही रात कुछ बड़ा हो सकता है। सीरियन इराकी बॉर्डर पर हलचल तेज़ है। कुछ खबरें थीं जो आपको दे दी ईमानदारी से। देखिए, खबर जो है ईमानदारी से देनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से, जो हो रहा है वो बताना चाहिए। मैं आपको खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो झूठ मेरे लिए तो अभी चलो फ़ायदेमंद हो जाएगा, आपके लिए हमेशा के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि मेमोरी याद रखती है कि हमने क्या सुना था। फिर आप गलत सुनेंगे, गलत बताएंगे, इसलिए सच सुनिए। बहुत शुक्रिया। ये QR कोड है हमारा, हमें सपोर्ट करने के लिए। और हाँ, आप लोग अच्छे व्यूअर हैं, पूरा प्रोग्राम देखा करिए, ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई खबर आपके लिए अहम ज़रूर होगी। बहुत शुक्रिया।